हाय फ्रेंड्स। बीआरबीएल का यूनिट 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो ये जो चैप्टर रहेगा फ्रेंड्स, पूरा का पूरा किस तरीके से बैंकों को कंट्रोल करता है। कौन करता है बैंकों को कंट्रोल? वो करता है आरबीआई। कौन से एक्ट के तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बहुत सारी बातें बोली गई है, जिसके आधार पे, जिसके हिसाब से जो है आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। स्टार्टिंग यानी कोई बैंक को अपनी ब्रांच खोलनी है या बैंक ही ओपन करना है तो लाइसेंस लेना होगा आरबीआई से। जो भी वो एक्टिविटी करता है सारा कुछ कंट्रोल करता है आरबीआई। यहाँ तक कि हर साल जो बैंकों को प्रॉफिट होता है उसका 25% उसको एक रिजर्व में रखना होता है, ये भी आरबीआई का ही इंस्ट्रक्शन होता है। इसके साथ जब बैंक का कोई डायरेक्टर सही तरह से काम नहीं कर रहा, आरबीआई को लगता है प्रॉपर फिट नहीं है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। वो बात अलग है, वो 30 दिन के अंदर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर सकता है। बट आरबीआई के पास पावर है कि जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन सबको हटा के आरबीआई को जो ठीक लगता है उनको आरबीआई अपॉइंट कर सकता है। यानी पूरी नजर, पूरा कंट्रोल आरबीआई का होता है। ये सारी पावर आरबीआई को दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को, 1949 के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे बस जितने भी बाकी के जो लॉज है जैसे कोर्ट, कानून, सिविल, वहां पे कोई पावर नहीं है। जो आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसका जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी इसको सबसे ऊपर माना जाएगा। इससे नीचे सारे लॉज है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी है जहाँ पे आरबीआई के बाद बैंक या किसी प्रॉब्लम को लेके अपील की जा सकती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आरबीआई ने जो बोला वो ठीक है, तो बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। कोई ऑप्शन बैंक के पास नहीं रह जाता। तो इतना सारा कंट्रोल दिया गया है आरबीआई को, ताकि वो बैंकों को आसानी से मैनेज कर सके, आसानी से रेगुलेट कर सके। और जनरली आरबीआई जो भी चीजें करता है वो डिपॉजिटर के हितों के लिए होता है। डिपॉजिटर कौन है? आम जनता। तो उनके हितों के लिए आरबीआई डिसीजन लेता है। अदरवाइज बैंक क्या होता है, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता। तो इस चीज से रोकने के लिए आरबीआई को इतनी सारी पावर दी गई है कि आप इस तरह से बैंकों को कंट्रोल करो ताकि वो इस तरीके से काम करे जो पब्लिक के हितों में हो, डिपॉजिटर्स के हितों में हो। ठीक है। इसीलिए कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पे भी जाके आप कुछ अपील नहीं कर सकते आरबीआई के डिसीजन के खिलाफ। सिर्फ एक अथॉरिटी है, वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। बस सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके आप अपील कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं पे कुछ नहीं बोल सकते आरबीआई के डिसीजन के खिलाफ। ठीक है। तो यही सब चीजें फ्रेंड्स हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको अभी बताया वो सारा इंट्रोडक्शन ही था कि किस किस तरीके से आरबीआई जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बैंकों को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमेशा जो है आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करता है। जैसे कोई बैंक को अपनी ब्रांच खोलनी है या बैंक ही ओपन करना है, तो लाइसेंस आरबीआई से पूछ के, या कोई पुरानी ब्रांच को शिफ्ट करना है उसके लिए भी आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन सब के लिए भी आरबीआई जो रेगुलेट करता है, किस हिसाब से चेयरमैन होगा, क्या नहीं होगा, वो सब आरबीआई से पूछ के ही रखा जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग लाइसेंस से, क्योंकि कोई भी जब बैंक ओपन होता है तो सबसे पहले उसको चाहिए लाइसेंस। तो यहाँ पे शुरुआत होगी फ्रेंड्स लाइसेंस से, कि कोई कंपनी है मान लीजिए खुद को बैंकिंग कंपनी बनाना चाहती है, तो क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी। इसमें क्या है कि चाहे यूनिवर्सल बैंक हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, तो सभी को लाइसेंस जो है आरबीआई से लेना होता है। अब ये यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स? स्मॉल फाइनेंस बैंक का एरिया नाम से ही लग रहा है स्मॉल, ये बहुत छोटे एरिया में काम करते हैं। पर जब नॉर्मल बैंक थे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाने की क्या जरूरत थी? जैसे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, कमर्शियल, बाकी के बैंक है ना, तो क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया गया? वो इसलिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक, बाकी के प्राइवेट सेक्टर बैंक, उनका फोकस अच्छी जनता है। अच्छी जनता मतलब मिडिल क्लास, ऐसे लोग जो छूट गए, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है ना, मतलब दूर दराज एरिया जिनको कोई लोन नहीं देता, उन तरह के लोगों को के लिए ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो स्पेशली जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको बैंकिंग सुविधा देने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए गए। जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री है, कोई स्मॉल इंडस्ट्री है, या स्मॉल फार्मर्स है, एग्रीकल्चर है, या ऐसे लोग जिनको कोई लोन नहीं देता, जो पिछड़े हुए हैं, जो बहुत ही गरीब है, तो उस टाइप के लोगों के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल बैंक की। तो यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? नाम से लग रहा है फ्रेंड्स, पूरा यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या आएगा? सब कुछ, चाहे वो हो नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी, या हो कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटी, या हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, म्यूचुअल फंड, हर तरह की एक्टिविटी ये यूनिवर्सल बैंकिंग कर सकता है। चाहे वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना हो, या म्यूचुअल फंड, तो कई सारी एक्टिविटीज यूनिवर्सल बैंक के कंट्रोल में होती है। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी शायद ही हो जो यूनिवर्सल बैंक ना करता। जितनी भी एक्टिविटी, चाहे आप इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, डिपॉजिट बोल लीजिए, लोन बोल लीजिए, हर टाइप की एक्टिविटी जो है आपका यूनिवर्सल बैंक करता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल बैंक मतलब इससे बड़ी कैटेगरी का बैंक कोई नहीं हो सकता। स्मॉल फाइनेंस मतलब ये सिर्फ छोटे एरिया के लिए होता है। तो छोटा बड़ा हर किसी को आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है।
लाइसेंस रिक्वायरमेंट फ्रॉम आरबीआई। कोई भी बैंक अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको आरबीआई से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। टू कमेंस और कैरी द बैंकिंग बिजनेस, अगर इंडिया में अगर आप बैंकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22 में ये बोला गया फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप आरबीआई से परमिशन लीजिए, उसके बाद आप आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंसिंग और कैरिंग और द बिजनेस विदाउट लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड, अगर आपने बिना लाइसेंस लेना काम शुरू किया तो ये इलीगल माना जाएगा, ठीक है। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो 1949 में आया, तो उससे पहले भी कुछ ऐसी कंपनीज जो बैंकिंग बिजनेस शुरू कर रही, उनका क्या? तो जो पहले से चली आ रही थी, 1949 में एक्ट के आने से बाद से जितने भी बैंक 1949 के बाद खुले, उन सबको तो आरबीआई से लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। बट जो उससे पहले उनका क्या? जो उससे पहले तो उनको 6 महीने का टाइम दिया गया कि एक्ट आने के बाद आपके पास 6 महीने का टाइम है कि आरबीआई से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपका आरबीआई लाइसेंस कैंसिल नहीं करता। अगर आरबीआई ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद आपको बैंकिंग ऑपरेशन स्टॉप करना पड़ेगा। ये उनकी बात हो रही है फ्रेंड्स, जब ये 1949 में एक्ट आया था तब आरबीआई को पावर दी गई थी। उससे पहले जो काम कर रहे थे ना बैंक, उनकी बात की गई है, ठीक है। तो 6 महीने का उनको टाइम दिया कि 6 मंथ में आप लाइसेंस ले लीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई, तो ग्रांट ऑफ लाइसेंस, तो लाइसेंस देना है नहीं देना वो आरबीआई की मर्जी के ऊपर है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब आरबीआई के ऊपर है, आरबीआई को कोई जोर जबरदस्ती नहीं बोल सकता। जैसा आरबीआई को ठीक लगता है, फिट लगता है, उस हिसाब से जो है आरबीआई के ऊपर ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ये आरबीआई, ये कोर्ट भी हो गया था गुजरात हाई कोर्ट और शिवा भाई का। यहाँ पे बात हुई थी कि जो रिजर्व बैंक है उसने लाइसेंस के लिए किसी कंपनी को मना कर दिया, फिर गुजरात हाई कोर्ट में वो केस चला गया। फिर बोला गया कि आरबीआई की मर्जी है, वो चाहे तो अलाउ करेगा या वो रिफ्यूज करेगा, ठीक है। तो उस चीज को लेके किसी कोर्ट में कहीं और नहीं लिया जा सकता, ये बात इसमें बोली गई थी कि आरबीआई के पास सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए कि हाँ इस कारण की वजह से मैंने ये लाइसेंस बना के। तो सफिशिएंट ग्राउंड अगर आरबीआई के पास है तो इस मैटर को आप किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते, कोर्ट इस मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये केस हो गया था, तो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस के लिए दिया है। अगर आरबीआई चाहे, उसको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ डिफेक्ट है, या फिर अगर कुछ इंस्पेक्शन, जब भी आरबीआई को इंस्पेक्शन के लिए आता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो बैंक की बिजनेस शुरू करना चाहती है तो आरबीआई के पास वो आई कि हमें लाइसेंस दे दो। आरबीआई ऐसे तो नहीं देगा, वो प्रॉपर उसका पूरा इंस्पेक्शन करवाएगा, पूरा चेक कराएगा। फिर आरबीआई को लगता है इंस्पेक्शन के दौरान कि ये कमी है, ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो जब भी कोई पर्सन एप्लीकेशन के लिए आता है तो उसकी इंस्पेक्शन के दौरान अगर कुछ कमियां या कुछ डिफेक्ट आरबीआई को लगता है तो वो आरबीआई के ऊपर है कि वो उनको बताएगा, इस चीज को भी कंसिडर करेगा कि ये कमियां हैं, ये इंप्रूवमेंट होनी है, तो ये चीज वो कंपनी को बताएगा। और एक बार अगर आरबीआई से लाइसेंस के लिए मना हो गया तो ऐसा तो वो बैंकिंग के लिए तो इनएलिजिबल है, मतलब क्योंकि आरबीआई ने लाइसेंस दिया नहीं, तो वो कंपनी बैंकिंग बिजनेस तो नहीं कर सकती, लेकिन वो फ्री होती है कोई और बिजनेस के लिए। बैंकों के अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, तो बाकी के बिजनेस वो कर सकती है कंपनी एक्ट के तहत, बट बैंकिंग बिजनेस वो नहीं कर सकती। अगर अब इसकी बात सेक्शन 22 के सबसेक्शन 3 में बोली गई है। ये सारा कुछ हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बीआर एक्ट। तो बीआर एक्ट का जो सेक्शन 22 वहां पे बोला गया है कि जब भी कोई लाइसेंस आरबीआई बैंक को देता है तो उससे पहले वो कुछ पहले वो इंस्पेक्शन कराएगा, ठीक है। जो बैंक है, जो कंपनी है, उसकी बुक्स की इंस्पेक्शन कराएगा, और आरबीआई को अगर लगेगा कि ये ठीक है तभी वो जो है लाइसेंस के लिए अप्रूवल देगा, यानी लाइसेंस उसको देगा। तो अगर उसको लगता है कि ये जो कंपनी है जो लाइसेंस लेने आई है उसकी वो जो है जनता, यानी जो डिपॉजिटर्स का जो क्लेम है अभी का या फ्यूचर का जो क्लेम है उसको आसानी से पे कर पाएगी, मतलब इस कंपनी के पास इतना कैपिटल है, इतनी वैल्यू है कि ये डिपॉजिटर का पैसा पे कर सकती है। या ये जो काम करती है कंपनी वो डिपॉजिटर्स के हितों में होना चाहिए, किसी प्रकार से नुकसान ना दे जनता को, जो आम जनता है उनके लिए ये कंपनी किसी टाइप से नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए, कंपनी का कैपिटल सफिशिएंट होना चाहिए। और जो मैनेजमेंट है कंपनी के, जो चली आ रही है मैनेजमेंट, जो उन्होंने प्रपोज किया कि ये हमारे मैनेजमेंट में रहेंगे, तो वो कोई ऐसा काम ना करे जो पब्लिक के हितों के लिए ना हो, ठीक है। और कोई और भी कंडीशन अगर आरबीआई को लगता है तो आरबीआई पहले उन सभी कंडीशन से खुद को सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद ही आरबीआई जो लाइसेंस इशू करता है। फिर यहाँ पे बोला गया कि बैंकिंग रेगुलेशन का जो सेक्शन 11 है वहां पे बोला गया कि मिनिमम कैपिटल या रिजर्व बैंकों को कितना रखना चाहिए, तो उसके लिए भी आरबीआई ने बता रखा है कि कम से कम इतनी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए जब भी आप किसी लाइसेंस के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कैपिटल में आपकी पेड अप कैपिटल हो सकती है,
ठीक है, या फिर आपके पेड अप कैपिटल मतलब जो शेयर्स को इशू करके जो पैसा मिलता है। रिजर्व मतलब बैंक क्या करते हैं या कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा अलग से एक अकाउंट में जमा करती है, उसको रिजर्व बोलते हैं। तो कंपनी जो आरबीआई है वो बताएगा बैंकों को कि कम से कम इतनी कैपिटल या इतना रिजर्व आपके पास होना चाहिए। अगर आरबीआई चाहे तो बढ़ा भी सकता है, आरबीआई को जितना ठीक लगता है अगर वो चाहे तो कैपिटल से ज्यादा अमाउंट के लिए भी बोल सकता है कि इतना अमाउंट आपको रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं उसके बाद ही आपको एलिजिबल माना जाएगा कि आपको लाइसेंस दिया जाए। लाइसेंस ऑफ फॉरेन बैंक, तो अगर कोई फॉरेन बैंक मान लीजिए इंडिया में अगर अपनी ब्रांच खोलना चाहता है तो क्या रहेगा। तो भले ही वो फॉरेन बैंक है, उसका हेडक्वार्टर किसी फॉरेन कंट्री में, मान लीजिए यूएसए में हेडक्वार्टर, ठीक है। तो यूएसए का लॉ तो चल रहा होगा, बट साथ में क्योंकि वो इंडिया में ब्रांच खोलना चाह रहा है तो आरबीआई की यहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही फॉरेन बैंक अगर अपनी कोई सब्सिडी या कोई ब्रांच इंडिया में खोलना चाहती है तो खोल सकती है, बट आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब भी आरबीआई किसी ऐसी फॉरेन बैंक को लाइसेंस दे रही है तो कुछ चीजों को ध्यान में रखेगी। आरबीआई चेक करेगी कि कौन सी होम कंट्री, मतलब किस कंट्री में वो है, उसका हेड ऑफिस किस कंट्री में, वहां पे रेगुलेटर कौन है, ठीक है, और वहां पे क्या बेसल स्टैंडर्ड चलते हैं, ये सारी चीजें आरबीआई देखेगी। इसके साथ उस कंट्री की और इंडिया का जो है पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है। मान लीजिए वो बैंक है यूएसए का, तो यूएसए और इंडिया का पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, इस चीज को भी ध्यान में देखेगी। फॉरेन बैंक में वो कितना फाइनेंशियली साउंड है, मतलब फाइनेंशियली कितना इंपॉर्टेंट है वो फॉरेन बैंक, और उसके ऑनर ऑनर कौन है, ऑनरशिप पैटर्न उसका क्या है। इंटरनेशनल एंड होम कंट्री रैंकिंग ऑफ, तो वो जो फॉरेन बैंक है उसकी रैंक कितनी है, उसकी खुद की कंट्री में उसकी कितनी रैंक है, या इंटरनेशनल उसकी कैसे रैंक है, उसकी रेटिंग कैसी है, जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने उसको कैसा रेटिंग दिया है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगी। और यहाँ तक कि वो जो फॉरेन बैंक है, गवर्नमेंट और लॉ ऑफ द कंट्री इन विच फॉरेन बैंक डज नॉट डिस्क्रिमिनेट इन एनी वे अगेंस्ट द बैंकिंग, तो वहाँ की लॉ का कोई भी, मान लीजिए फॉरेन बैंक है यूएसए, वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई लॉ चला रखा है तो उस लॉ के आधार पे डिस्क्रिमिनेट, कोई भेदभाव ऐसा नहीं किया जाएगा, ये इसमें बोला हुआ है। नेक्स्ट है लाइसेंस पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल बैंक। तो यूनिवर्सल बैंकों को भी यही सारे क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं जब भी उनको लाइसेंस चाहिए होता है। और पहले क्या सिस्टम होता था, कोई भी बैंकों को लाइसेंस देना है तो स्टॉप एंड गो पॉलिसी होती थी। स्टॉप एंड गो पॉलिसी मतलब फेजेस में कंटिन्यूस नहीं होता था। तो बाद में एक कमेटी बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा, और नरसिम्हन कमेटी, राजन कमेटी, और भी कुछ और कमेटीज बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा इस चीज को लेके कि किस तरीके से लाइसेंस का सिस्टम काम करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन कमेटी के रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए, क्या फायदे क्या नुकसान है इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने रिव्यू किया था किस चीज को, जो आरबीआई का पहले स्टॉप एंड गो का लाइसेंस पॉलिसी हुआ करता था उसको आरबीआई ने रिव्यू किया। और फिर बोला कि हम एक कंटिन्यूस ऑथराइजेशन पॉलिसी बनाएंगे। कंटिन्यूएशन का मतलब है ये पॉलिसी ऐसी कि जब चाहे आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई टाइम पीरियड या कोई फेजेस में नहीं होगा। फेजेस मतलब कि पहले फेजेस में जो है अप्लाई कर लो, उन बैंकों को मिलेगा, फिर अगला फेज आरबीआई ओपन करेगा, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट आरबीआई फेजेस के हिसाब से, स्टॉप एंड गो के हिसाब से जो है लाइसेंस दिया करता था। फिर कुछ कमिटीज ने बोला इस तरीके से कंपटीशन मार्केट में कम है, अगर मार्केट में अच्छा कंपटीशन रहेगा, काफी सारे बैंक होंगे, तो उससे ये फायदा होगा कि जो आम जनता है उनको फायदा पहुंचेगा, और साथ के साथ जनता के पास 10 ऑप्शन होंगे, 20 ऑप्शन होंगे, तो आम जनता को फायदा होगा, इकोनॉमी को भी ग्रोथ होगी। ऐसा करके ये 2-3 अलग अलग कमेटी ने रिकमेंड किया। फिर आरबीआई ने उस रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए फिर कुछ चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद से जो है कि मतलब जो भी आपके यूनिवर्सल बैंक है या जो प्राइवेट बैंक है उसका लाइसेंस किस तरह से होना चाहिए, तो प्रॉपर एक ड्राफ्ट जारी किया गया ऑन टैप। ऑन टैप मतलब जब चाहे आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसमें बोला गया। और तो आरबीआई ने ये अपना जो ड्राफ्ट था अपनी वेबसाइट में 5 मई 2016 में इशू कर दिया था। और फिर फॉर कमेंट्स मतलब अपनी वेबसाइट में डाला था ताकि अगर कोई इसमें कुछ और रिकमेंडेशंस देना चाहे तो फिर जो भी रिकमेंडेशंस था उसके बाद रिकमेंडेशंस, कमेंट्स या फीडबैक को ध्यान में रखते हुए फाइनली 1 अगस्त 2016 से जो गाइडलाइंस है उसका नाम रखा गया गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंस ऑफ यूनिवर्सल बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। तो उसको फाइनली पब्लिश कर दिया गया। ऑन टैप का यही मतलब है कि पहले क्या था, पहले था आपका सिस्टम लाइसेंस के लिए स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो मतलब फेजेस के हिसाब से लाइसेंस आरबीआई इशू करता था, जैसी रिक्वायरमेंट होती थी उस तरह से आरबीआई लाइसेंस इशू करता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, ऑन टैप कर दिया गया। ऑन टैप से क्या फायदा होगा कि जब चाहे बैंक कभी भी किसी भी टाइम आरबीआई से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब टाइम लिमिट ऐसा कुछ नहीं है कि फेजेस आएगा या आरबीआई कभी गाइडलाइंस डालेगा तब हम इशू कर मतलब लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम
नहीं था। सो ये जो गाइडलाइंस आई थी तो उसमें कुछ चीजें बोली थी कि प्रमोटर की क्या एलिजिबिलिटी, प्रमोटर उसको बोलते हैं जो कंपनी को शुरू करता है अपने पैसे से, जो शुरुआत करता है, ठीक है। और क्या फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होगा, फिट एंड प्रॉपर मतलब मिनिमम इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डायरेक्टर्स का, ये सब चीजें। और आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितनी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, वोटिंग राइट कितनी दी जानी चाहिए, और शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या होगा, रेगुलेटर का फ्रेमवर्क क्या होगा, फॉरेन शेयर होल्डिंग उस बैंक में मतलब बाहर के फॉरेनर कितने शेयर होल्डर रख सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा कल्चर बिल्ड करता है जिससे ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी बनाई जाती है, ठीक है। बिजनेस प्लान क्या होगा बैंक का, तो ये सारी बातों को इन गाइडलाइंस में बताया गया था, ठीक है। फिर आता है आपका लाइसेंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये आपका जो था ये यूनिवर्सल बैंक की लाइसेंस को लेके था, यूनिवर्सल बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। तो पहले जो था वो एग्जिट स्टॉप एंड गो क्राइटेरिया के तहत यूनिवर्सल बैंक को लाइसेंस दी जाती थी, ठीक है। फिर बाद में इसको चेंज करके ऑन टैप कर दिया गया। ऑन टैप मतलब इमीडिएटली जब बैंक चाहे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सल बैंक जो प्राइवेट सेक्टर में वो कभी भी अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और लाइन है कि आरबीआई ने जो है दो नए यूनिवर्सल बैंक को स्टैब्लिश किया था। 22 फरवरी 2023 में जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट जारी की, और उसके आधार पे जो है उसमें उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था, जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट था उस साल का, तो उन्होंने अपने बजट में बोला था कि देर वाज ए नीड टू एक्सटेंड द जियोग्राफिक कवरेज ऑफ बैंक। मतलब ऐसा इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि जो बैंकों का जो कवरेज है, जियोग्राफिक कवरेज मतलब जो बैंकों का एरिया है वो बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इसकी जरूरत है, ठीक है। एंड इनहांस एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, तो बोला था कि बैंकिंग सर्विसेज और ज्यादा इनहांस की जाए, इस बात पे ध्यान रखा जाए। तो ऐसा करके फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में बोला था। आरबीआई इशू गाइडलाइंस फॉर लाइसेंस ऑफ न्यू बैंक। फिर आरबीआई ने क्या किया, 2013 में दो नए बैंक को लाइसेंस करने के लिए गाइडलाइंस जारी किया। Therefore, RBI, in line with guidelines, in principle approval for two new banks, granted them license and bank। तो फिर दो नए बैंकों को स्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि जैसे कोई बजट में कोई बात होती है तो नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ही वो हो रहा है, तो आरबीआई भी उस बात पे अमल करता है, ठीक है। ऐसे होता है, आरबीआई भी उस बात का ध्यान रखता है कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए। फिर आरबीआई ने सोचा कि और भी कुछ इस बात को लेकर रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, तो प्रॉपर उसने 2-3 कमेटी का रिकमेंडेशन लिया। फिर उन कमेटी ने बोला कि आपने जो ये सिस्टम लगाया है स्टॉप एंड गो का, इसको थोड़ा रिव्यू करना चाहिए, ऐसा करके बोला इसको रिव्यू करने की जरूरत है। रिव्यू मतलब एक बार इसको देखिए कि क्या ये सही है नहीं है। फिर आरबीआई ने बाद में जो है फाइनली ऑन टैप की पॉलिसी को स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट है लाइसेंस पॉलिसी फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आप जानते हैं ना फ्रेंड्स, ये स्मॉल एरिया में ही मतलब सर्विस देते हैं। जैसे छोटे फार्मर्स हो गए, स्मॉल फार्मर्स, या स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, हैंडलूम इंडस्ट्रीज हो गई, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गई, या छोटे गरीब किसान, उस टाइप के शॉर्ट जो मतलब छोटे एरिया के जो पिछड़े लोग हैं उनको लोन देने का ये काम करते हैं। तो आरबीआई ने जो है ये देखिए यहाँ पे कि आरबीआई ने फर्स्ट इशू, तो आरबीआई ने 2014 में पहली बार अपनी गाइडलाइंस इशू की थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी वो आरबीआई जो है लाइसेंस देंगे। तो 2014 में पहली बार इसके बारे में आरबीआई ने बात किया था, ठीक है। और फिर आरबीआई ने जो है इसमें ये बताया था कि आरबीआई कंसिडर करेगा ऑन टैप लाइसेंसिंग फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल्सो। ऑन टैप आप समझ गए ना फ्रेंड्स कि मतलब इमीडिएटली जब चाहे आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस चीज को लेकर आरबीआई ने ऐसा बोला था। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड रेगुलेशंस। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट शैल बी रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसको कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन 22 के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट, फेमा एक्ट, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, सीआईसी यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट, डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एक्ट, या और भी कोई जो एक्ट लागू होते हैं, उन सभी एक्ट्स के हिसाब से जो है इसको टाइम टू टाइम खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो बहुत सारे एक्ट लागू हो रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी गिवन शेड्यूल कमर्शियल बैंक स्टेटस वंस दे, तो जैसे ही अपना काम शुरू कर देंगे तो उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस दे दिया जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो स्मॉल फाइनेंस से की जाएगी, पर जैसे ही वो अपना एक्टिविटी ऑपरेशन शुरू कर देंगे तो उनको भी नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस दे दिया जाएगा। सो आरबीआई ने इसको लेके भी अपनी फाइनल गाइडलाइंस 2019 में जारी की थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके गाइडलाइंस। तो यहाँ पे बताया था कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा और क्या ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब किस पर्पज से ये काम करेंगे, प्रमोटर की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया मतलब कि उनका किसी सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए, या किसी सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में बताई जाती है।
किस किस टाइप की एक्टिविटी कर पाएगा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको लेके भी गाइडलाइंस में बताया था। कैपिटल कितना चाहिए होगा, जैसे पेड अप कैपिटल है, इक्विटी कितना चाहिए होगा, प्रमोटर अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट करेगा। प्रमोटर उसको बोलते हैं जो शुरू करता है किसी भी बैंक को, ठीक है, जो जिसने शुरुआत की उसको प्रमोटर बोला जाता है। बाद में शेयर होल्डर आके पैसा दे के वो मालिक बनने लग जाते हैं जितना उनका शेयर है, बट प्रमोटर जो उसकी शुरू करता है। फॉरेन शेयर होल्डर कितनी होगी, वोटिंग राइट क्या होगा, तो वो सारी चीज़ों की बात इसमें की गई थी। पूरा इन्होंने यहाँ पे आपको सर्कुलर दे रखा है आरबीआई की वेबसाइट से जाके आप लिंक से, मतलब इन्होंने भी वहीं सर्कुलर से ही आपका बुक में आपका कॉपी पेस्ट है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं सर्कुलर से। इतना आपका सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। कैंसल्स ऑफ लाइसेंस, तो आरबीआई क्या लाइसेंस कैंसिल करवा सकता है? यस, करवा सकता है। हमने कहा था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22 के सब सेक्शन 4 में साफ साफ लिखा है कि आरबीआई अगर चाहे तो किसी भी बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। ये पावर आरबीआई के पास है, ठीक है। आरबीआई के पास लाइसेंस देने का भी पावर है, अगर बैंक सही तरह से काम नहीं कर रहा तो उसको कैंसिल करने का पावर भी आरबीआई के पास होता है। तो वही लिखा है कि आरबीआई चाहे तो किसी बैंक का जो लाइसेंस है कैंसिल करा सकता है। कब? जब बैंक जिस काम के लिए उसको काम, जो उसको बैंकिंग बिजनेस के लिए बोला और उसने वो काम करना बंद कर दिया, बैंकिंग बिजनेस छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर दिया, तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई और कंडीशन जो उसके ऊपर आरबीआई ने अलग अलग कंडीशन लगाई थी कि ये आपको करना है, इतना कैपिटल इतने प्रॉफिट में से रिजर्व में, तो जो जो कंडीशन लगाए अगर बैंक फेल कर जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और आरबीआई एक मौका उसको देता है बैंकिंग कंपनी को कि तुम फेल कर गए, अगर चाहो तो तुम्हें मौका दिया जाएगा कि मतलब किस वजह से तुम फेल कर गए, उनकी बात सुनी जाएगी। अगर आरबीआई को लगता है कि हाँ कोई जेन्यून कारण है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो आरबीआई अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। और अगर आरबीआई ने आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो बैंकिंग कंपनी चाहे तो अपील कर सकती है कि मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दे, उसके खिलाफ अपील कर सकती है। तो कहाँ पे अपील कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकती है। टाइम कितना है? 30 डेज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि अगर आरबीआई ने किसी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया तो क्या अपील की जा सकती है? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई से ऊपर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। 30 दिन के अंदर अंदर आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर अपील हैज बीन प्रेफर्ड इज इन सेक्शन, और आरबीआई तो बोल रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहा तो वो डिसीजन फाइनल होगा, अगर आपने अपील कुछ भी नहीं की तो आरबीआई का डिसीजन फाइनल होगा। यानी अगर आप चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, अगर आप नहीं जा रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील के लिए तो आरबीआई का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। मतलब किसी कोर्ट में, सिविल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, वहां आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट हेडिंग है अप्रूव फॉर ओपनिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जब भी आप कोई अपनी बिजनेस का कोई नई ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बोला गया है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी चाहे अपना कोई नया बिजनेस प्लेस, अपनी जगह चेंज करना चाहे तो उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम जगह, मान लीजिए एरिया सेम टाउन में, सेम विलेज में चेंज हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कोई नई ब्रांच खोल रहे हैं, अगर सेम सिटीज में तो कोई इशू नहीं है, मतलब विलेज में था तो इस गली से अगली गली में शिफ्ट कर लिया तो छोटे मोटे में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पूरा टाउन चेंज कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे नई ब्रांच खोल रहे हैं, तो आपको आरबीआई से पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये चीज सभी बैंकों पे लागू होती है, चाहे नॉर्मल आपके बैंक हो या आपके फॉरेन बैंक, सभी पे आरबीआई की ये बात लागू होती है कि कोई भी जगह आपको चेंज करनी है तो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसा कर पाएंगे। यहाँ पे एक लाइन बस ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मान लीजिए कई बार आपको कोई ब्रांच टेम्पररी पर्पस के लिए खोलनी, मान लीजिए कोई मेला है, वहां पे आपका कोई एजुकेशन लोन मेला या कहीं एग्जीबिशन आपको लगाना है, उसके लिए आप टेम्पररी सिर्फ 1 मंथ के लिए कोई ब्रांच खोल रहे हैं, तो उस केस में कोई इशू नहीं है, उस केस में आपको जो है अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोई ब्रांच सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए, टेम्पररी प्लेस में आप टेम्पररी पर्पस के लिए खोल रहे हो, तो उस केस में आपको अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, बट कंडीशन है कि वो ब्रांच मैक्सिमम 1 मंथ से ज्यादा के लिए रन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप टेम्पररी किसी जगह पे, जैसे कई बार होता है ना कॉलेज का एडमिशन सीजन है, तो आप वो ब्रांच सिर्फ 1 महीने के लिए खोलना चाह रहे हो कि एडमिशन सीजन में जो बच्चे हैं सीधे यहाँ पे काफी एजुकेशन लोन हमें मिल जाए, तो उस पर्पज के लिए अगर आप टेम्पररी कहीं पे ब्रांच खोल रहे हैं, तो पर टाइम है कि मैक्सिमम जो है 1 मंथ से ज्यादा नहीं आपको वहाँ पे ब्रांच खोलनी, तो उस केस में बिना आरबीआई से पूछे भी आप ब्रांच ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको आरबीआई से अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी है। जैसे कहीं कॉन्फ्रेंस है, कहीं पे मेला है, या कोई और ओकेजन में अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आरबीआई से अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर मतलब किस केस में आरबीआई से अप्रूवल नहीं लेना, तो अगर आप टेम्पररी पर्पस के लिए 1 मंथ से कम टाइम के लिए कहीं ब्रांच खोल रहे हैं तो आरबीआई का अप्रूवल लेने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने आरबीआई से पूछे बिना जो है अगर ब्रांच खोली तो आरबीआई चेक करेगा, अगर आप आरबीआई आप पे पेनल्टी लगा सकता है या आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है, ठीक है, ये इसमें बोला गया।
एक और बात है, जो आरआरबी होते हैं, आरआरबी को कौन रेगुलेट करता है? नाबार्ड भी रेगुलेट करता है और आरबीआई भी करता है, ठीक है। अगर आरआरबी को कोई लाइसेंस चाहिए तो वो लाइसेंस भी आरबीआई से लेगा, बट द एप्लीकेशन फॉर परमिशन विल बी रोड थ्रू नाबार्ड। यानी आरबीआई को कोई एप्लीकेशन चाहिए, सॉरी आरआरबी को, जो रूरल एरिया में काम करते हैं ना, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी को कोई परमिशन चाहिए तो वो नाबार्ड से पूछेगा, ठीक है। नाबार्ड से पूछने के बाद फिर जाके वो नाबार्ड उसकी एप्लीकेशन आरबीआई फॉरवर्ड करेगा, मतलब डायरेक्टली नहीं होगा। आरआरबी पहले नाबार्ड को भेजेगा और फिर नाबार्ड जो है आरबीआई को एप्लीकेशन भेजेगा। जैसे आपको हेड ऑफिस से कुछ काम है तो आप सीधे अपने सीएम को देते हो या अपने रीजनल ऑफिस को, वो आगे एप्लीकेशन हेड ऑफिस देते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है कि आरआरबी को अगर कोई लाइसेंस या कुछ चाहिए आरबीआई से तो डायरेक्ट नहीं होगा, नाबार्ड के थ्रू वो किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। यहाँ से आगे के टॉपिक को फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और शॉर्ट में हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा इसमें पार्ट 1 में चैप्टर 3 के। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि आरबीआई के पास सारी पावर है कि बैंक अपना शुरू हो रहा है, कोई ब्रांच शुरू हो रही है, तब से लेके लास्ट तक आरबीआई पूरा बैंकों को कंट्रोल करता है। लाइसेंस, अगर कोई कंपनी बैंकिंग बिजनेस शुरू करना चाहती है तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22 में बोली गई है कि कोई भी कंपनी अगर बैंकिंग बिजनेस शुरू करना चाहती है तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिना आरबीआई से अप्रूवल लिए आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। जब ये एक्ट आया था 1949, उससे पहले कोई कंपनी थी तो उनका क्या, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 मंथ के अंदर अंदर आप लाइसेंस ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई, डिस्क्रिप्शन मतलब मर्जी, आरबीआई की मर्जी है कि वो लाइसेंस दे या ना दे, प्रॉपर आरबीआई इंस्पेक्शन करेगा और उसके बाद अगर कुछ कमियां इंप्रूवमेंट लगती है तो वो आरबीआई बताएगा। सो आरबीआई जो है जब भी किसी बैंक को लाइसेंस देता है, किसी ब्रांच को लाइसेंस दे रहा है, तो प्रॉपर उसकी पहले इंस्पेक्शन करेगा, कंपनी की जो बुक्स है उसकी इंस्पेक्शन करेगा और चेक करेगा आरबीआई कि क्या ये जो डिपॉजिटर्स हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर डिपॉजिटर्स अगर पैसा ले रहे हैं तो क्लेम को क्या ये कंपनी वापस कर सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि लाखों करोड़ों लोगों का पैसा ले लिया और डूब जाए कंपनी, या कंपनी कहीं भाग जाए, इस तरह का केस नहीं होना चाहिए। या कंपनी के जो मतलब कंपनी इस तरह की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि जनता को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। और जो मैनेजमेंट है उसका कैरेक्टर किस टाइप का होना चाहिए, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती कि नहीं करती, क्या कंपनी के पास खुद कैपिटल, मतलब खुद उनके पास पैसा है या नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को आरबीआई ध्यान में रखती है और फिर डिसाइड करती है। फिर इसी का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 11 है, वहां पे बोला है कि मिनिमम इतनी कैपिटल बैंकों की होनी चाहिए, इतना रिजर्व होना चाहिए। कैपिटल मतलब शेयर इशू करके जो कैपिटल मिलती है, पेड अप कैपिटल, उसकी यहाँ पे बात की गई है। रिजर्व मतलब हर साल जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया जाता है अपने प्रॉफिट से, उसको रिजर्व बोला गया है। तो वो भी आरबीआई डिसाइड करेगा कि बैंकों के पास प्रॉपर रिजर्व होना चाहिए, इसी पर्पज के लिए कि वो लाइसेंस के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, सफिशिएंट रिजर्व, सफिशिएंट कैपिटल बैंकों के पास होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी मान लीजिए फॉरेन में है, अगर वो लाइसेंस करवाना चाह रही है तो उस केस में आरबीआई चेक करेगा, मतलब बैंक तो फॉरेन है, बस वो इंडिया में अपनी कोई ब्रांच या सब्सिडी खोल रहा है, तो उस केस में आरबीआई चेक करेगा कि कितना जो है, कितना लाइसेंस, मतलब वो कौन सी उसकी खुद की रेटिंग क्या है, वो किस कंट्री में है, उस कंट्री का इंडिया से रिलेशन क्या है, और फॉरेन बैंक में ऑनरशिप पैटर्न क्या है, मतलब कौन कौन उसकी ऑनरशिप को हेल्ड किए हुए हैं, और उसकी रेटिंग क्या है, और इंटरनेशनल प्रेजेंस, मतलब वो फॉरेन बैंक की और किस किस कंट्री में ब्रांचेस है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के आरबीआई डिसाइड करेगा कि फॉरेन बैंक को लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लाइसेंस पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल बैंक, तो यहाँ पे बोला है कि यूनिवर्सल बैंक को लेके प्रॉपर एक लाइसेंस पॉलिसी की बात यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में 11 में की थी। इसको ध्यान में रख के 2013 में 2 नए बैंकों, यूनिवर्सल बैंकों को आरबीआई ने लाइसेंस दिया था। स्टार्टिंग में ये जो सिस्टम था लाइसेंस देने का, ये स्टॉप एंड गो, मतलब फेजेस मैनर में आरबीआई लाइसेंस दिया करता था। फिर बाद में 2-3 कमेटियां बिठाई गई, जैसे आपका ये हो गया नरसिम्हन कमेटी, राजन कमेटी, फिर उनसे व्यू पॉइंट मांगे गए। तो फिर बाद में आरबीआई ने इनके व्यू पॉइंट को ध्यान में रखे एक ड्राफ्ट अपनी साइट पे डाला कमेंट्स के लिए, लोगों के फीडबैक के लिए। सभी के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए सब ने बोला कि हाँ, ऑन टैप का सिस्टम होना चाहिए, मतलब जब चाहे आप लाइसेंस अप्लाई कर सको, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या है, कंपटीशन आएगा, लोग अच्छे, मतलब जो आम जनता है उसको इससे बेनिफिट मिलेगा। अभी आप देखते इतने सारे बैंक, इतने सारे ब्रांच, पेमेंट बैंक, सब कुछ ओपन है, तो इससे क्या आम जनता के पास बहुत फायदा है, क्योंकि उनके पास 10 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऑन टैप वाली बात यहाँ पे, इसको लेकर आरबीआई ने प्रॉपर अपनी वेबसाइट में एक ड्राफ्ट रेडी किया था, उसमें गाइडलाइंस बताई थी, और कमेंट्स और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए फाइनली जो है 1 अगस्त 2016 में आरबीआई ने ऑन टैप को लेकर गाइडलाइंस दी। तो यहाँ पे उन्होंने सारी गाइडलाइंस बताई थी कि प्रमोटर का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर, तो सारी बातें इसमें बताई गई थी। फिर नेक्स्ट है लाइसेंस पॉलिसी फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो जो छोटे बैंक है, स्मॉल फाइनेंस जो छोटे एरिया में कवर करते हैं, उसको लेके भी आरबीआई ने प्रॉपर अपनी गाइडलाइंस बनाई है। फिर 2000 जो है इस ये जो रिजर्व बैंक है उसने इस बात को भी कंसिडर किया कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें भी ऑन टैप का सिस्टम होना चाहिए, मतलब जब वो चाहे वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सके। फिर आगे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड रेगुलेशन, तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उनको कई सारे रेगुलेटर की
के हिसाब से लाइसेंस लेना होता है, जैसे कंपनी एक्ट 2013, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फिर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का भी मानना होता है, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्ट। तो कई सारे एक्ट को सुन के जो है आरबीआई जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको रजिस्टर कराना पड़ता है। डीआईसीजी एक्ट, जिसके तहत 5 लाख तक का क्लेम मिलता है डिपॉजिटर को अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाता है या बैंक अगर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे लाइसेंस जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेने होते हैं, और जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट करना शुरू करता है तो उसको जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस मिल जाता है। फिर इसको लेके भी आरबीआई ने सारी वही बातें बोली कि रजिस्ट्रेशन लाइसेंस को लेके आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी। ठीक है, क्या क्या वो एक्टिविटी कर सकेगा, उसका जो प्रमोटर है उसका क्या क्राइटेरिया है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है, तो सारी चीज़ों की गाइडलाइंस आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके भी की थी। कैंसल ऑफ लाइसेंस, अगर आरबीआई को लगता है कि बैंक वो काम नहीं कर रहा जिसके लिए उसको लाइसेंस दिया गया तो आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। ठीक है, यही इसमें बोला है। सो आरबीआई जब भी लाइसेंस कैंसिल करेगा तो वो बैंक से पूछेगा कि क्यों इस काम में क्यों फेल हुआ है, तो बैंकों को एक बार मौका दिया जाएगा। अगर आरबीआई को लगता है कि ये जो बैंक है इसने प्रॉपरली काम नहीं किया तो लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया जाएगा। अगर बैंक को कोई प्रॉब्लम है आरबीआई के लाइसेंस कैंसिल से तो अपील की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विद इन 30 डेज। तो एक क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि कितने दिन के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हो, आंसर रहेगा आपका 30 डेज। ठीक है, तो 30 डेज इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है कि अपील आप किसको कर सकते हो, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हो। फिर अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ प्लेस ऑफ ब्रांचेस, अगर आपको कोई ब्रांच ओपन करनी है तो आपको आरबीआई से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसा कर पाओगे। कोई नई ब्रांच या पुरानी ब्रांच को एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट कराना है, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर सेम गांव में या सेम टाउन में अगल बगल में तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर दूर है तो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला कि अगर आप टेम्पररी पर्पस के लिए कोई ब्रांच खोल रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई मेला है या कोई एजुकेशन मेला, इस तरह से आप टेम्पररी 1 मंथ मैक्सिमम 1 मंथ के लिए ब्रांच खोल रहे हो तो अप्रूवल नहीं लेना। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मंथ के लिए ब्रांच खोले कि आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, टेम्पररी कितने टाइम के लिए आप ब्रांच ओपन कर सकते हैं बिना आरबीआई के अप्रूवल के, तो आंसर रहेगा 1 मंथ। ठीक है, ये भी एक आपका क्वेश्चन इसमें बन सकता है। फिर इसमें आगे बोला है कि इसमें अगर आपने मान लीजिए कि एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आरआरबी है, उनको भी अप्रूवल लेना है तो आरआरबी सीधे ही आरबीआई के पास नहीं जाएंगे, आरआरबी एप्लीकेशन देंगे नाबार्ड को और फिर नाबार्ड वाले आरबीआई से अप्रूवल लेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ आरआरबी पे भी एप्लीकेबल होती है कि उनको भी कोई ब्रांच चेंज करनी, नई ब्रांच चाहिए, लाइसेंस कुछ भी चाहिए तो वो नाबार्ड के थ्रू आरबीआई से अप्रूवल लेंगे। इसके साथ पार्ट 1 आपका हो चुका है फ्रेंड्स। पार्ट 2 और पार्ट 3 में आने वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।